हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा है। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नया चैप्टर है। ये सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल चैप्टर है और बाकी सब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये सब्जेक्ट। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी चैनल है इसको ज़रूर से लाइक और शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आता रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहले हम लोग जानेंगे कि आज थोड़ा ही टॉपिक डिस्कस करेंगे कि बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। तो कोई भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम लोग को पहले वो जानना पड़ेगा कि वो सब्जेक्ट क्यों पढ़ाया जाता है और कौन सा काम में मेरा लगता है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या होता है। इंजीनियरिंग क्या है, एक अलग पार्ट है, मैकेनिक्स एक अलग पार्ट है। तो ये दोनों को मिलाकर हमको कौन सा चीज़ को स्टडी किया जाता है। तो हम लोग जो करते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के डेफिनेशन लिखा हुआ देखो कि इट इज़ स्टडी ऑफ स्टेट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका मीनिंग क्या है? तीन गो टर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक क्या है? स्टडी, किस चीज़ का स्टडी? स्टेट्स और कौन सा बॉडी? रिजिड बॉडी। कौन सा लोड के लिए? एक्सटर्नल लोड के लिए। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस आर कॉल्ड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो यहाँ पर तीन गो चीज़ हमको क्लियर हुआ। एक क्या? कौन सा बॉडी के लिए हम लोग करेंगे? जो भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर पढ़ाया जाएगा वो हर एक बॉडी क्या होगा? रिजिड बॉडी होगा। तो रिजिड बॉडी होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? सिर्फ रिजिड बॉडी होने का नहीं काम चलेगा। रिजिड बॉडी होने के बाद जब रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लोड हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसके कारण वो रिजिड बॉडी के अंदर कितना चेंजेस आ रहा है। कौन सा चेंजेस? स्टेट में चेंजेस। स्टेट क्या होता है? स्टेट होता है आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ लोडेड, मतलब कि जब कोई बॉडी के ऊपर हम लोग लोड अप्लाई करेंगे, लोड अप्लाई करने के बाद जो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आता है, हो सकता है वो बॉडी क्या हो सकता है, एक जगह से और एक जगह मूव कर जाए या उस जगह में रह जाए। तो जो भी रिजिड बॉडी के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल लोड लगाकर उसका स्टेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको स्टडी करते हैं, इसी चीज़ को बोला जाता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्या होगा? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच स्टडी ऑफ स्टेट्स ऑफ रिजिड बॉडी अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, तो मान लो ये कोई एक बॉडी है, जो मान ले एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी एक ए हम लोग मान लिए, इसका वेट है मान लो W, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करें, इसके W वेट मान लिए, एक पेन से हम लोग डिफाइन किया। तो W इसका वेट है और A एक रिजिड बॉडी है। इसके ऊपर क्या किया हम लोग? P अमाउंट का एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए। तो इस एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के कारण दो केस हो सकता है, यहाँ पर दो ही केस हो सकता है। एक क्या हो सकता है? एक हो सकता है जब यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये एक्सटर्नल फोर्स के लिए ये क्या चीज़, ये जो बॉडी है ये एक जगह से और जगह मूव कर सकता है, अदरवाइज ये एक मूव कर सकता है, अदरवाइज वो एक जगह में रुक कर रह सकता है। तो कौन सा कंडीशन में रहेगा? जब मेरा टोटल एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू, जब फोर्स का वैल्यू ग्रेटर देन मेरा टोटल वेट हो जाएगा रिजिड बॉडी का, तब क्या हो सकता है? जब फोर्स का वैल्यू एक्सटर्नल ज़्यादा होगा तब इसको ये यहाँ से पुश कर सकता है, यहाँ से इसको चेंज कर सकता है। मगर जब क्या होगा, जब वेट ऑफ रिजिड बॉडी ज़्यादा होगा किसके रेस्पेक्ट में? जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में, तब यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होगा। वो जहाँ पर खड़ा हुआ था या रुका हुआ था वहाँ पर ही वो चीज़ खड़ा हुआ या रुका हुआ रह जाएगा। तो कोई भी स्टेट कितना होता है, जो भी हम लोग रिजिड बॉडी होता है, रिजिड बॉडी को एक्सटर्नल लोड देने के कारण दो स्टेट में चेंज आ सकता है। एक हो सकता है वो पहले जगह पर जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर ही रह जाए, या वो उसका जगह को चेंज कर लिए, उसके अंदर मोशन आ जाए। इतना तक समझ में आया? इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं। तो रिजिड बॉडी होता क्या है? तो रिजिड बॉडी क्या है? ए बॉडी कैन नॉट बी डिफॉर्म आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ लोड। ऐसा एक बॉडी जो कि
लोड देने के कारण या लोड देने के बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं आता है। तो डिफॉर्मेशन क्या होता है? डिफॉर्मेशन होता है ब्रेक हो जाना या टूट जाना या उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंज हो जाना। तो रिजिड बॉडी के अंदर क्या होगा? जब एक्सटर्नल लोड हम लोग बाहर से अप्लाई करेंगे तो उसके कारण कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन जब नहीं होगा तो उसका शेप और साइज भी कोई चेंज नहीं होगा, पहले जैसा था वैसा ही कंडीशन बाद में हमको मिलेगा। तो रिजिड बॉडी ऐसा एक बॉडी होता है जिसको लोड देने के बाद भी उसके अंदर कोई डिफॉर्मेशन नहीं आता है, और डिफॉर्मेशन नहीं आने के कारण वो बॉडी के अंदर कोई साइज शेप के अंदर कोई चेंजेस दिखाया नहीं पड़ता है। समझ में आया? तो मान लो एक कोई बॉडी है, ऐसा कोई एक बॉडी है मान लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग बोथ साइड से या कोई भी साइड से जब एक्सटर्नल लोड लगाएंगे तो ये लोड लगाने के कारण ये बॉडी क्या करेगा? पूरा लोड को झेल लेगा अप टू ए सर्टेन लिमिट, और इसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन या ये चीज़ टूटेगा नहीं, ठीक है, या इसका ब्रेक नहीं होगा, ये शेप का जो कोई कंडीशन है शेप चेंज नहीं होगा। ऐसे रेक्टेंगल है मान लो, ये प्रेशराइज होने के बाद कोई और एक शेप अलग नहीं आ पाएगा या अलग होगा नहीं। तो ऐसा कुछ कंडीशन को या ऐसा कुछ बॉडी को बोला जाता है रिजिड बॉडी, जो कि लोड अप्लाई करने के बाद भी चेंज नहीं होता है उसका शेप और साइज। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, बाद में पूरा डिस्कस करते हैं इसको। इसके बाद हम लोग स्टेट्स पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डेफिनेशन पढ़े थे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था ऐसा एक साइंस या ऐसा एक साइंस का ब्रांच जहाँ पर रिजिड बॉडी को स्टडी किया जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? जब रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स पड़ता है। तो स्टडी ऑफ स्टेट्स हम लोग देखे थे, तो यही स्टेट्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो स्टेट्स कौन सा होगा? बाहर से जब लोड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग कोई भी केमिकल चेंजेस तो नहीं दिखाई पड़ेगा हमको, तो जो भी चेंजेस आएगा वो फिजिकली चेंजेस आएगा। तो फिजिकल जो चेंजेस आएगा वो दो टाइप का स्टेट्स के अंदर हो सकता है। तो फिजिकल चेंजेस मतलब क्या हो सकता है? मूवमेंट आ सकता है, उसके अंदर वेलोसिटी आ सकता है, फोर्स हम लोग आ सकता है, या टॉर्क आ सकता है, ऐसा कुछ हम लोग का कंडीशन आ सकता है। तो जो जैसे भी कोई हम लोग एक्सटर्नल लोड लगाएंगे रिजिड बॉडी के ऊपर तो उसके कारण उसके अंदर क्या होगा? फिजिकली क्वांटिटी या फिजिकल स्टेट्स में क्या चेंज आएगा? तो फिजिकल स्टेट्स में दो चेंज आ सकता है। एक हो सकता है वो वहाँ पर रुक सकता है या वहाँ से अलग करके एक जगह में और एक जगह में आ सकता है, या मोशन आ सकता है उसके अंदर, बॉडी के अंदर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी मेरा स्टेट्स होगा, स्टेट्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कि स्टेट्स क्या है? स्टेट्स मेरा है आफ्टर द एप्लीकेशंस ऑफ लोड ऑन ए रिजिड बॉडी द कंडीशन ऑफ बॉडी नाउ प्रेजेंट। मतलब कि लोड देने के कारण कोई भी रिजिड बॉडी के अंदर कौन सा कंडीशन हो रहा है या कौन सा कंडीशन में वो रिजिड बॉडी आ रहा है, उसको ही स्टडी करते हैं। तो जो स्टेट होता है कोई बॉडी का फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोला जाता है रेस्ट कंडीशन, एक को बोला जाता है मोशन। रेस्ट कब होगा? जब मान लो बाहर से कोई हम लोग एक्सटर्नल लोड लगाएंगे, यहाँ पर मान लो P अमाउंट का कुछ लोड लगाए और इसका वेट मान लो हम लोग 10 kg मान लिए। कोई एक रिजिड बॉडी है जिसके वेट मान लिए 10 kg है। इसके बाद हम लोग कोई फोर्स लगा रहा है यहाँ पर P अमाउंट का। तो जब फोर्स का अमाउंट कम रहेगा मेरा वेट के रिस्पेक्ट में रिजिड बॉडी का, तब क्या होगा? तब वो चीज़ वहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। जैसे कि ये पेन है, तो ये पेन का कुछ वेट है जिसके कारण वो एक जगह के रुका हुआ है, जो ग्रेविटी के लिए वो वहाँ पर रुका हुआ है। तो जब हम लोग यहाँ से लोड लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग जब इसका जितना लोड है या जितना इसका एक्चुअल वेट है उससे कम लोड लगाएंगे तो इसको हम लोग हिला पाएंगे क्या? नहीं पाएंगे। तो उसी कारण जब बाहर से एक्सटर्नल लोड हम लोग अप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू जब मेरा कम होगा एज रिस्पेक्ट ऑफ वेट ऑफ द रिजिड बॉडी या रिजिड बॉडी, तो उस टाइम क्या होगा? वो रिजिड बॉडी मूव नहीं कर पाएगा, जिस कंडीशन का हम लोग बोलते हैं एट रेस्ट कंडीशन या स्टैटिक कंडीशन ऑफ द बॉडी। तो स्टैटिक कंडीशन भी क्या है? सेम चीज़ है। जब हम लोग एक्सटर्नल कोई भी लोड लगाएंगे और लोड लगाने के कारण वो जो बॉडी है वो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा? जो जितना हम लोग एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं उसका वैल्यू वो जो बॉडी होगा उसका वेट से कम होगा, उसी कारण हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे। और क्या हो सकता है? और हम लोग क्या हो सकता है? जब ये फोर्स का अमाउंट ज़्यादा होगा एज रिस्पेक्ट ऑफ वेट ऑफ दैट रिजिड बॉडी, तब क्या होगा? तब यहाँ पर क्या होगा? तब ये फोर्स ज़्यादा होने के कारण इसको यहाँ से मूव कर एक जगह से और एक जगह में ले जा सकता है। जैसे कि एक पेन है, जब इसका लोड हमको पता चल जाएगा या वेट इसको पता चलेगा, जब बाहर हमसे उससे ज़्यादा हम लोग लोड लगाएंगे तो ये एक जगह से और एक जगह मूव कर रहा है, तो इसके अंदर क्या हो गया? मोशन आ गया।
कैसे मोशन है क्या, जब एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू हम लोग बढ़ा दिए, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मोशन और डायनामिक कंडीशन ऑफ द बॉडी। जो भी मेरा रिजिड बॉडी है उसका जो रेस्ट कंडीशन या स्टैटिक कंडीशन है उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करते हैं, और जो भी मेरा मोशन है या डायनामिक कंडीशन है उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज़ करते हैं। इक्विलिब्रियम और नॉन इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो डायनामिक्स है, डायनामिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं काइनेमेटिक्स, एक को बोलते हैं काइनेटिक। तो डायनामिक मतलब जो भी चीज़ के अंदर मोशन प्रेजेंट है या जो भी चीज़ मूवेबल है, एक जगह से और जगह मूव कर सकता है। तो डायनामिक्स जो काइनेटिक्स होगा और काइनेमेटिक्स होगा, इसके अंदर भी मोशन रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं कि काइनेमेटिक किसको बोलते हैं। तो काइनेमेटिक क्या होता है, काइनेमेटिक होता है जो भी मेरा मोशन हो रहा है कोई भी रिजिड बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल लोड लेने के कारण, एक्सटर्नल लोड जब देंगे कोई रिजिड बॉडी के ऊपर तो उसके अंदर मोशन आएगा। उसी मोशन को हम लोग स्टडी करते हैं काइनेमेटिक में, ठीक है। ओनली मोशन को स्टडी किया जाता है काइनेमेटिक में। इसके कारण ये जो इस यहाँ से जो न्यूमेरिकल आता है छोटा होता है और डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काइनेटिक क्या होता है। तो काइनेटिक क्या होता है, जो भी हम लोग लोड लगाएंगे या जो भी फोर्स लगाएंगे कोई रिजिड बॉडी के ऊपर तो वो क्या करेगा, मूव करेगा, क्योंकि ये डायनामिक्स का ही पार्ट है। तो जब मूव करेगा तो मूव करने के लिए जो इक्वेशन हमको चाहिए उसको डिराइव हम लोग करते हैं और क्या करते हैं, कॉज ऑफ मोशन, कौन से कारण में मेरा ये मोशन आ रहा है, इसको स्टडी किया जाता है। तो काइनेटिक्स में क्या होता है, जो इक्वेशंस ऑफ मोशन या एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशन मोशन एंड द कॉज ऑफ मोशन, ये दोनों को डील किया जाता है। और काइनेमेटिक में क्या होता है, ओनली मोशन को स्टडी किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि जो मोशन है, मोशन को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या दो टाइप का मोशन हो सकता है कोई बॉडी के अंदर। एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है लीनियर मोशन, एक हो सकता है नॉन लीनियर मोशन। अभी हम लोग जानते हैं लीनियर मोशन क्या होता है। तो लीनियर मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होना। जैसे कि मान लो ये कोई एक बॉडी है या कोई एक मोशन है, तो ये एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन के मतलब स्ट्रेट लाइन को पकड़ के एक जगह से और जगह में मूवमेंट कर रहे हैं। मान लो यहाँ पर ए से बी हमको जाना है, ये एक स्ट्रेट लाइन एक स्ट्रेट मतलब क्या है, एक स्ट्रेट कंडीशन में है। तो ये जब ए से बी जाएगा तो एक पर्टिकुलर लाइन पकड़ के ही जाएगा। तो जब कोई मोशन एक लाइन पकड़ के या स्ट्रेट लाइन मतलब इक्वल्स टू होता है, तब हम उनको बोलते हैं लीनियर मोशन, मतलब एक ही डायरेक्शन में वो मूवमेंट करेगा। नॉन लीनियर क्या है, जब पर्टिकुलर डायरेक्शन उसके अंदर नहीं रहेगा, वो बैकवर्ड भी हो सकता है, वो रोटेशनल भी हो सकता है, उसके अंदर टॉर्क भी हो सकता है। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो नहीं मूव करेगा, हर एक डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग नॉन लीनियर मोशन। तो आशा करते हैं आज का वीडियो सबको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।